एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। मेरा नाम है विजय और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो हम शुरू कर रहे हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में जो कंप्लीट स्टडी है एक एक चीज को लेते हुए। तो आप आई बटन पे जाके सेंट्रल डोग्मा की वीडियो और साथ में रेप्लिकेशन की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा पढ़ाते हुए एक चीज बताई थी कि डीएनए जो है इसके अंदर जीन होती है, ठीक है। जीन जो रिस्पॉन्सिबल, देखिए कंप्लीट डीएनए यूकैरियोट्स का कभी भी सारा का सारा मीनिंगफुल नहीं है। देयर इज 99 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज नॉट इवन ट्रांसक्रिप्टेबल। 98% ऑफ डीएनए इज नॉट इवन ट्रांसक्राइबेबल, जिसका आरएनए नहीं बनता, जिससे प्रोटीन नहीं बनता। उसमें से 2% डीएनए जो है वो एक्टिव है और उन 2% डीएनए में ही आती है जीन, ठीक है। तो जीन को हम किस किस नाम से बुला सकते हैं? देखिए जीन को हम बोल सकते हैं सिस्ट्रॉन, ये है मोस्ट मॉडर्न टर्म, ठीक है। इसके अलावा जीन को बोला जाता है यूक्रोमेटिन, द कंप्लीट क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ एनी सेल जो मीनिंगफुल है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, वो क्या होता है? यूक्रोमेटिन। इसके अलावा कंप्लीट सेट सेम यूक्रोमेटिन्स आर आल्सो नोन एज एक्सॉन्स। इसके अलावा ये जो डीएनए है ये होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। इसका मतलब ये एमआरएनए को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये चार चीजें सेम एक ही चीज के लिए है, जीन। और जीन जो टर्म है वो सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में कॉइन करी थी। इसके बाद 1948 में वन जीन वन एंजाइम ये दिया था बीडली एंड टैटम ने। इसका वन जीन वन एंजाइम का मतलब है एक जीन किसी भी एक फिजियोलॉजिकली या कोई भी कैरेक्टर प्रोवाइडिंग जो एंजाइम है उसको उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये थ्योरी जो है वो फेल कर दी थी ठीक है, येसनोव्स्की 1965 में। और इसने दिया था वन जीन वन पेप्टाइड या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कंडीशन while he was working on tryptophan, reductase and synthetase। ये एक एंजाइम है टीआरपी सिंथेटेज या टीआरपी रिडक्टेज। इसके ऊपर काम करते हुए उन्होंने दो जीन्स को देखा था, एक है टीआरपी ए और एक होती है टीआरपी बी। किसने देखा था? इसने, ठीक है। ये दोनों जीन्स जब अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो दोनों जीन्स के प्रोडक्ट को मिलाकर बनता है एक्चुअल प्रोटीन। तो फाइनल जो है हमारे पास ये जो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है ये आ जाती है और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन है सिस्ट्रॉन की। तो जीन और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? जीन जिसका मतलब एक कंप्लीट ऐसा सेट जो एक फाइनल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है, और एक सिस्ट्रॉन का मतलब एक ऐसा मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। ये तो था आप लोगों के पास प्रोटीन्स और सिस्ट्रॉन के बारे में। अब आती हैं सिस्ट्रॉन के टाइप्स, और सिस्ट्रॉन के दो पर्टिकुलर टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा है पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन जो प्रेजेंट होती है। देखिए मोनो इसका मतलब वन, सिस्ट्रॉन अगेन आई एम टेलिंग यू द सीक्वेंस व्हिच इज मीनिंगफुल इनफ टू प्रोड्यूस अ protein, the part of DNA, the sequence of DNA, the codes of the DNA which are responsible for producing a protein। तो ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक है ये प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। ई थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया, यूकैरियोट्स में। और जो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है ये प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के सेल्स के बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता है। इसका जो जीनोम है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लीनियर होता है, और प्रोकैरियोट्स में सिंपल छोटा सिंगल क्रोमोसोम है और वो लीनियर होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है व्हेन वन प्रमोटर
हम आगे डिस्कस करेंगे प्रमोटर क्या होता है। व्हेन वन प्रमोटर इज फॉलोड बाय अ सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पेप्टाइड। इसका मतलब ये कि एक पेप्टाइड फॉर्मेशन का जो डीएनए सेगमेंट है उसके साथ अकेला सिंगल प्रमोटर प्रेजेंट होगा, उसका खुद का सिंगल टर्मिनेटर होगा और वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा बनाना है तो दूसरी जीन के पास जाना पड़ेगा जिसके पास उसका फिर खुद का प्रमोटर होगा। बात आती है पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन की। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है इसके पास एक से ज्यादा जीन्स बैक टू बैक प्रेजेंट होती हैं। सपोज दिस इज वन प्रमोटर, इस प्रमोटर के बाद एक जीन, साथ ही इसके दूसरी जीन, फिर इसके साथ आ जाती है तीसरी जीन। अब ये जो प्रमोटर है अगर ये एक बार एक्टिव हुआ, यानी एक बार प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का एमआरएनए फॉर्मेशन का चलना शुरू हो जाता है, तो ये जीन ट्रांसक्राइब होगी, उसके बाद ये और फिर ये, यानी एक एमआरएनए इससे बनेगा, एक एमआरएनए इससे बनेगा और एक एमआरएनए इससे बनेगा। और जो फाइनल एमआरएनए है, एमआरएनए का कॉन्सेप्ट आप लोग सेंट्रल डोग्मा जो वीडियो है उस पर चेक कर सकते हैं। जो ये फाइनल एमआरएनए है, जब भी इस फाइनल एमआरएनए से प्रोटीन प्रोडक्शन होगी तो वो प्रोटीन सारे पॉलीपेप्टाइड्स को बना सकता है अकेला। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में एक छोटा सा डिफरेंस और है, शायद आपने क्लास +1 में पढ़ा हो, पॉलीजोम। यानी जब एक एमआरएनए बनना शुरू होता है तो कभी कभी उस एमआरएनए की फॉर्मेशन के साथ साथ ही राइबोसोम्स भी उस पर अटैच हो जाते हैं और उसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीजोम। और इधर एमआरएनए बन रहा है, पीछे जो एमआरएनए बन चुका है सेम स्ट्रैंड, उस पे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो चुकी होगी। तो ये जो जीन आप लोग एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं अपनी बोर्ड पे, ये जो है स्ट्रक्चर, ये है एक जीन का स्ट्रक्चर। ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक सीक्वेंस, एक ऐसा सेट, एक ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए की फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एमआरएनए के बारे में एक चीज बता देता हूं कि एमआरएनए है जो वो सबसे पहले जैसे भी रीड किया जाता है, रीड करने का मतलब शुरुआत कहां से होती है और खत्म कहां पर होता है, वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ खत्म होता है। इसकी ओरिएंटेशन यानी इसका रीडिंग सीक्वेंस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहता है। ठीक है। अब ये जो जीन है इसमें जो भी रीडिंग सीक्वेंस है एमआरएनए का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री और उसके इक्वल दो चीजें होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब याद है आप लोगों को, जब डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो डीएनए है वो उसके दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल का मतलब एक 3 से 5 और एक 5 से 3 की तरफ रन करती है। ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन है डीएनए की, ये आरएनए की फॉर्मेशन के वक्त भी इसी तरीके से प्रिजर्व करी जाती है। इसको, इसके पास जो भी सीक्वेंस है वो मैं किसके इक्विवेलेंट रख सकता हूं। देखिए 3 से 5 यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो डीएनए हमारे पास है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए के। रीजन द एंटी पैरेलल नेचर। इसको उठाकर अगर मैं यहां बीच में रख देता हूं, ठीक है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ जाएगा। एंड इस एमआरएनए के पास या इस एमआरएनए के पास जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे वो इसके इस डीएनए के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी यहां पर ए है तो यहां पर क्या है, यू, यू, ओके, दिस इज यू। अगर यहां पे टी है तो इधर ए, और यहां पे अगर जी है तो सी। तो इस तरह से जो है वो सीक्वेंस एमआरएनए के अंदर आ जाती है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब देखिए एटीजी, डीएनए पे इनके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट है, ए के ऑपोजिट टी, इस टी के ऑपोजिट ए, और इस जी के ऑपोजिट यहां पर क्या था, सी। अब देखिए एक चीज, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है ये एक्चुअल जेनेटिक कोड है, ठीक है, एक्चुअल जेनेटिक कोड, तो ये TAC इस एमआरएनए में कब आएंगे,
ये इस एमआरएनए में तब आएंगे जब ये एमआरएनए इस एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के साथ बनेगा। ठीक है जी। ये देखिए डीएनए के अंदर जो थायमिन होता है, यूरेसिल होता है, उसी जगह पर आरएनए में ए की जगह पर ए आ गया, सी की जगह पर सी आ गया और सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है जो एक्चुअली किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए है वो कहां प्रेजेंट हो जाएगी, इसमें प्रेजेंट हो जाएगी। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है वो क्या होगी, कोडिंग स्ट्रैंड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम विल बी कोडिंग स्ट्रैंड, और जो ऑपोजिट है जिसके अकॉर्डिंग एमआरएनए बन रहा है वो क्या होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये चीज मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगली वीडियो जो है वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने वाले हैं, तो इसमें जेनेटिक और स्ट्रक्चरल जीन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम इन द रीडिंग डायरेक्शन कोडिंग स्ट्रैंड होती है। इन द रीडिंग डायरेक्शन, दिस एरो इज फॉर रीडिंग डायरेक्शन, आपको दिया नहीं होता है। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। इसका एक नाम और है एंटीसेंस और इसका नाम है सेंस स्ट्रैंड। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और है, एमआरएनए फॉर्मेशन हो गया। ये जो जीन है आपके पास इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। रीजन, क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें इस स्ट्रक्चरल जीन के अलावा, यानी ये वो हिस्सा है जो प्रोटीन को एक्चुअल कोड प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनता है, बट इसके अंदर एक प्रेजेंट है प्रमोटर और एक प्रेजेंट है टर्मिनेटर। इन दोनों का क्या काम है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तीनों को मिलाकर बनती है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड का पता चल गया। बात है प्रमोटर पे। प्रमोटर इज अ सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग, और जो प्रोसेस कंबाइंड प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है। ये जो इनिशिएशन है हमेशा कहां से शुरू होता है, ये इनिशिएशन शुरू होता है प्रमोटर से। और क्या चीज प्रेजेंट है प्रमोटर पे, प्रमोटर पे एक ऐसी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो है एटी रिच रीजन, इस तरह से। ठीक है। और अगर हम इसके पहले 4 अक्षर ले लेते हैं तो इसे बोलते हैं टाटा बॉक्स। एक्चुअली ये किसी तरह का कोई बॉक्स नहीं है, इस प्रमोटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। सिंपली ये जो 80 रिच रीजन है, बाकी जगह पर कोड जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोटीन फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स प्रेजेंट होंगे, बट ये जो सीक्वेंस है ये हाईली कंजर्व्ड होती है। इवोल्यूशन में इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, सारे के सारे यूकैरियोट्स में ये चीज प्रेजेंट है। और ये डिस्कवर किया था डेविड हॉगनेस ने। ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया, डेविड हॉगनेस ने। सीक्वेंस कितनी होती है इसमें, अराउंड 12 बेस पेयर्स, यानी 12 बेस पेयर होते हैं, 80 80 80 80 इस तरीके से। ठीक है। इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। कहां प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन पे प्रेजेंट होता है। ये है एक्चुअल स्टार्टिंग जहां से ट्रांसक्रिप्शन की होगी, यानी एक्चुअल एमआरएनए फॉर्मेशन जहां से होगा उससे 22 से लेके 35 बेस पेयर पीछे की तरफ, 22 से 35 बेस पेयर। ठीक है। तो ये इस तरह से 13-14 बेस पेयर का हो जाता है। ये है टाटा बॉक्स, डेविड हॉगनेस। और प्रमोटर रीजन जो है, इस प्रमोटर रीजन को हम बोलते हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब देखिए, स्ट्रक्चरल जीन किस तरफ जा रही है, स्ट्रक्चरल जीन इस तरफ जा रही है। तो अगर हम नदी के बहाव के उल्टी तरफ जाने लग जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम कंडीशन। सेम यहां पर भी है, स्ट्रक्चरल जीन से हम ऑपोजिट साइड जा रहे हैं इसलिए बोलते हैं इसे 5 प्राइम अपस्ट्रीम। ठीक है। प्रमोटर 5 प्राइम अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम। ये था एक जीन और या एक स्ट्रक्चरल
ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का कॉन्सेप्ट। इसमें एक चीज जान लीजिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमेशा कंफ्यूजन होती है, याद रखिएगा। जो भी आप लोगों को एमआरएनए का सीक्वेंस दिया गया है वो एमआरएनए का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होता है कोडिंग स्ट्रैंड के और कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम और टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम अकॉर्डिंग टू द रीडिंग सीक्वेंस। ठीक है, हम आ चुके हैं इस टॉपिक के, इस जीन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड सिस्ट्रॉन के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर का। तो टाइप्स ऑफ जीन में सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, या इनको हम दूसरा नाम दे देते हैं हाउसकीपिंग जीन्स। एग्जांपल्स है एंजाइम फॉर्मेशन, सपोज ग्लाइकोलाइसिस के लिए। अब ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं वो एक के बाद एक चाहिए। तो ये जो जीन्स हैं वो हाउसकीपिंग जीन है, वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फिजियोलॉजी ऑफ अ सेल, एक्टिव मैकेनिज्म। दूसरी इसमें है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव है ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होती रहती है, कंटिन्यूअसली इनका कुछ ना कुछ बनता रहता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जो जीन्स हैं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स लग्जरी जीन्स भी कहलाती हैं, और ये कभी कभार एक्टिव होती हैं। कभी कभार एक्टिव का मतलब सपोज नाइट्रेट रिडक्टेज, प्लांट के अंदर एक जीन है नाइट्रेट रिडक्टेज, वो बहुत रेयर सिचुएशन में एक्टिव होती है। ठीक है, अब रेयर सिचुएशन में क्यों? क्योंकि जो प्लांट है वो हर टाइम नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं करता, रेयर कंडीशंस में करता है। दूसरी है लैकोपेरॉन। ठीक है, लैकोपेरॉन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लैकोपेरॉन एक सेट ऑफ जीन होता है जो नॉर्मली बंद रहता है, बट जब एक बैक्टीरिया को लैक्टोज को डिग्रेड करना होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। यानी ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं ये एक्टिव होती हैं स्पेशल चांसेस में, वरना ये दो तरीके के होते हैं, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। ऐसी जीन्स जिनको एक केमिकल स्टिमुलस चाहिए, अपनी एक्टिवेशन के लिए, या यही केमिकल स्टिमुलेंट किसी दूसरी कंडीशन में उस जीन को रिप्रेस भी कर सकता है। ये दो टाइप की इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल जीन। फिर इसके बाद आती है मल्टी जीन्स। एक साथ बहुत सारी जीन्स बिना किसी इंटरप्शन के, यानी यूकैरियोट्स में आप लोगों को पता है इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जंक डीएनए प्रेजेंट होता है, नॉन एक्टिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। बट इन मल्टी जीन्स में, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, कभी कभार जो जीन्स हैं वो इस तरह से प्रेजेंट हैं कि उनके बीच में कोई इंट्रॉन्स नहीं होते, और हो सकता है वो रेयर कंडीशंस में एक ही प्रमोटर से बहुत सारी जीन्स भी अटैच हो सकती हैं। एग्जांपल्स हैं इसके हिस्टोन्स और ग्लोबिन प्रोटीन्स। ग्लोबिन प्रोटीन कौन से होंगे? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन 3-4 तरीके के यूनिट से बना होता है। अब वो सारी की सारी जीन्स एक के बाद एक प्रेजेंट होती हैं और फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद एक आती है साइलेंस्ड जीन। ऐसी जीन जिसमें किसी म्यूटेशन की वजह से या ओवर टाइम वो जीन जो है वो साइलेंट हो चुकी है। म्यूटेशन हो सकती है, कोई पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, जैसे एक किसी जगह पर कोई सीक्वेंस जो खराब हो चुकी है, प्रूफ रीडिंग नहीं हुई डीएनए की, इस वजह से वो जीन जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है एक एक्चुअल जीन से, बट उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो एक्टिव नहीं होगा। तीसरी आती है स्प्लिट जीन्स। ऐसी जीन्स जो प्रेजेंट तो हैं बट वो अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोट्स में मैंने आप लोगों को पिछली सेंट्रल डॉग्मा में बताया था कि एमआरएनए की जगह एचएनआरएनए बनता है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, जिसके अंदर एक सिस्ट्रॉन फिर इंट्रॉन फिर सिस्ट्रॉन फिर इंट्रॉन, यानी इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है, उन्हें बोलते हैं स्प्लिट जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन जो आपकी बॉडी में एक्चुअल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, आंखों का कलर, प्रोटीन का कलर, आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स, हाइट, हॉर्मोन्स, ये सब चीजें स्ट्रक्चरल जीन में आती हैं। और रेगुलेटरी जीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी जीन्स एग्जांपल है इसका एक P53, एक है इसका एग्जांपल आरबी जीन, रेटिनोब्लास्टोमा। सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बॉडी को कैंसर से प्रिवेंट करने में इनका सबसे बड़ा
रोल होगा। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप क्लास +1 की लिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, सेल साइकिल एंड चेक पॉइंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक टू, और but that motivates me a lot. Thank you so much.